चैप्टर नंबर 5 सब टॉपिक है स्वास्थ्य, आहार, आसन और विकृतियाँ, आहार तालिका संबंधित वैज्ञानिक मापदंड, रोग, स्वास्थ्य समस्याएं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं। हेल्थ। हिष्ट पुष्ट शरीर को ही स्वस्थ नहीं माना जाता। स्वस्थ व्यक्ति वह ही माना जाता है जो भीतरी रूप में अपने शरीर के सभी अंगों का उचित रूप से संचालन करने के योग्य हो तथा बाहरी वातावरण में स्वयं को ढाल सके। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, उसको किसी भी तरह के मानसिक व शारीरिक तनाव की सामना नहीं करना पड़ता है, उसमें शारीरिक तौर पर कोई कमी नहीं होती। स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग व्यक्तियों ने अपने भिन्न भिन्न विचार रखे हैं। एक अध्यापक के लिए कक्षा में विद्यार्थियों को ठीक तरह से शिक्षा देना ही स्वास्थ्य है। एक डॉक्टर अथवा हकीम का अपने इलाज द्वारा व्यक्तियों को बीमारियों से बचाकर रखना ही स्वास्थ्य है, जबकि एक खिलाड़ी के लिए स्वास्थ्य का अर्थ खेल-कूद में शारीरिक योग्यता तथा अच्छी तरह कौशल का कार्य ही स्वास्थ्य है। साधारण व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य केवल बीमारियों से दूर रहना ही है, परंतु इन सभी विचारों अथवा भावों में कोई ना कोई कमी है। स्वास्थ्य तो एक अलग कारक है, इसके लिए कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती, फिर भी इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शिक्षा को परिभाषित कुछ इस तरह से किया गया है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में पूरी तरह ठीक रहने का नाम है। केवल बीमारियों से दूर और शारीरिक रूप से ठीक रहने की ही व्यवस्था नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। इस प्रकार स्वास्थ्य संगठन की इस परिभाषा में पूर्ण स्वास्थ्य के सभी पक्ष दिखाई देते हैं। एक अन्य परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ इस तरह दी है: अच्छा जीवन होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है तथा अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक, भावनात्मक संसाधनों का अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में सामर्थ्य हो। जेफ विलियम्स के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। ट्रैवर के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। मैरी बेकर के अनुसार स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है। स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषा में 3 आयामों को सम्मिलित किया गया है, जबकि स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए एक आयाम आध्यात्मिक को सम्मिलित नहीं किया गया। यह एक नया आयाम भारत के संदर्भ में जोड़ा गया। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के 4 आयाम हैं। पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के 4 ही आयाम हैं, जबकि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कहा गया है स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए एक आयाम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल को सम्मिलित नहीं किया गया। यह एक नया आयाम भारत के संदर्भ में जोड़ा गया है। हालांकि स्वास्थ्य के 4 आयाम के बारे में जो चर्चा किया गया वो कुछ इस प्रकार है: शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। एक शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशन। स्वास्थ्य के आयाम शारीरिक स्वास्थ्य से हम भली भांति परिचित हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को बड़े ही आसानी से समझाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है
तो वह देखने में तत्पर, सजग, स्फूर्तिवान, सक्रिय तथा प्रतिक्रियात्मक होता है। आज के गुण में शारीरिक स्वास्थ्य को मापने के लिए कई परीक्षण उपलब्ध हैं। इन परीक्षणों का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे कि वह आसानी से यह बता सके कि वह व्यक्ति जिसका परीक्षण किया गया है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है अथवा नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रतीक नियम निम्न हैं। साफ तथा मुलायम त्वचा, चमकदार व उज्ज्वल आंखें व बाल, मजबूत मांसपेशियां, जीभ गुलाबी हो तथा कटी फटी न हो, मसूड़े गुलाबी तथा मजबूत हो, दांत चमकदार, सफ़ेद व सीधे हो, शरीर की अंग स्थिति या आसन पोस्चर सही हो, भूख अच्छी लगती हो, नींद अच्छी आती हो। 2. मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशन। जब मानव के व्यवहार में संतुलन रहता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। ऐसा संतुलन प्रत्येक अवस्था में बना रहना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होते हैं: चिंता रहित व्यक्ति, पूर्ण रूप से समायोजित, पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित, आत्मविश्वासी, संवेदनात्मक रूप से स्थिर। जिस व्यक्ति में उपरोक्त गुण होते हैं वह मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। ऐसे व्यक्ति में अधिक देर तक मानसिक तनाव नहीं रहता, वह निराश नहीं रहता, वह प्रत्येक स्थिति में अपने को समायोजित कर लेता है। मानसिक स्वास्थ्य की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। कप्पुस्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं तथा आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता। इसका आशय यह है कि जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। हेडफील्ड के अनुसार साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु तथा विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बातें आवश्यक हैं। जिन व्यक्तियों के मन में भय, चिंता, निराशा, दुख तथा समायोजन के दोषों का समावेश रहता है, उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है तथा उनका भविष्य के कार्यों में मन नहीं लगता। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अनेक समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। हेडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्न 3 आवश्यक बातें स्पष्ट की हैं। वो 3 बातें हैं: पूर्ण अभिव्यक्ति, एकीकरण, सामान्य लक्ष्य और निर्देश। पूर्ण अभिव्यक्ति: शारीरिक अनुकूलन, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा चरित्र निर्माण के लिए पूर्ण अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करता है तो उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, व्यक्ति का धैर्य समाप्त हो जाता है और वह निराश हो जाता है। ख. एकीकरण: मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मनुष्य की प्रेरणाओं तथा इच्छाओं में एकीकरण आवश्यक है। व्यक्ति की जितनी मूल प्रेरणाएं होती हैं उनके कार्य तथा उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, वह उनमें पारस्परिक द्वंद्वता भी रहती है, परंतु यदि ये मूल प्रेरणाएं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। व्यक्ति के मन में मानसिक अशांति रहती है, यह मानसिक अशांति मानसिक रोगों को जन्म देती है। सामान्य लक्ष्य और निर्देशन: यह मानसिक स्वास्थ्य की तीसरी आवश्यक अवस्था है। जब तक व्यक्ति के विभिन्न गुणों या विशेषताओं को हम एक सामान्य लक्ष्य की ओर नहीं मोड़ देते तथा उनमें एकीकरण नहीं हो जाता, तब तक उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक सामान्य लक्ष्य की आवश्यकता होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से वही व्यक्ति स्वस्थ है जो अपने लक्ष्य, आदर्शों तथा उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित कर सके। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसमें सभी गुण विकसित होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य अंतर्द्वंद से मुक्ति, समस्याओं तथा व्यक्तियों से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, दूसरों की भावनात्मक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता,
व्यक्तियों के साथ शिष्टाचार तथा विनम्रता पूर्वक व्यवहार, स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण। 5. सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान किसी परिवार के संबंध में करता है तथा एक विस्तृत समाज में पहचान के योग्य हो तो सामाजिक स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। यह स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने चारों तरफ के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में अपने व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमताओं से भाग लेकर समाज के साथ व्यवहारिक सामंजस्य बिठाना सीख जाता है। इसे योग के नियम अर्थात 5 अंगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आते हैं। सामाजिक आयाम के 2 पहलू हैं। 1. व्यक्तिगत स्वास्थ्य। स्वास्थ्य व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कहा जाता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। प्रत्येक व्यक्ति को हर परिस्थितियों में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं। इसके बिना व्यक्ति का स्वस्थ रहना ही संभव नहीं है। इसलिए आजकल समाज में यह माना जाता है कि लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधा आए। उदाहरण के लिए बस्तियों में वायु प्रदूषण न करें, संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को दूसरों से अलग रखा जाए, भोज्य पदार्थों में मिलावट न करें, सार्वजनिक जल को गंदा न करें। सामाजिक आयाम के दूसरा पहलू लोक स्वास्थ्य। लोक सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ है समाज में अधिकतर व्यक्तियों का स्वस्थ रहना। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा आम जनता के लिए खुली हवा, मकान, स्वच्छ जल, पौष्टिक भोजन, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय आदि अनेक सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान करनी चाहिए। यह व्यवस्था न होने पर कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकता। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान काल में स्वास्थ्य के समान व्यक्तिगत और लोक स्वास्थ्य की ओर भी समग्र दृष्टिकोण रखा जाता है। देश के किसी भी भाग में संक्रामक रोग फैलने से उसके संपूर्ण देश में फैल जाने की संभावना होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि सरकार देश के प्रत्येक भाग में लोक स्वास्थ्य की रक्षा करे। 4. आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशन। यह मनुष्य की व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाकलाप, मान्यताएं, संस्कार आदि में विश्वास को समायोजित करने की कला तथा प्रक्रिया को धार्मिक स्वास्थ्य माना जाता है। इसको योग के अंग नियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आते हैं। उपरोक्त स्वास्थ्य के 4 मुख्य आयामों के अतिरिक्त भी कई आयाम हैं जो निम्नलिखित हैं। अन्य स्वास्थ्य के आयाम। क. संवेदनात्मक आयाम, इमोशनल डायमेंशन। संवेग से तात्पर्य ऐसे उत्तेजित स्थितियों या प्रक्रियाओं से है जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में उत्पन्न होती है और ग्रंथियों तथा कोमल मांसपेशियों द्वारा शारीरिक परिवर्तनों में प्रकट होती है, जिसमें प्यार, उत्तेजना, डर, चिंताग्रस्त आदि मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां शामिल हैं। ये सभी मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां किसी के चरित्र और व्यक्तित्व को निर्देशित करती हैं तथा किसी विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संवेग की स्थिति अगर सामान्य हो तो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सही कार्य करता है, अन्यथा दूसरी तरफ सही से सही कार्य को बिगाड़ देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति संवेदनात्मक रूप से नियंत्रित होता है, इसलिए वह सही समय पर सही निर्णय लेता है। आज के युग में असंख्य लोग दिल व दिमागी मरीज हैं क्योंकि वे संवेदनात्मक रूप से सामान्य नहीं हैं। ख. पोषक आयाम, न्यूट्रिशनल डायमेंशन। पोषक स्वास्थ्य के लिए मुख्य भूमिका अदा करता है। अगर किसी व्यक्ति को भोजन में पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो अवश्य ही उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। कुपोषण किसी के शारीरिक और मानसिक वृद्धि में बाधा है।
एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने भोजन में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा अवश्य ही लेनी चाहिए। ग वातावरण आयाम, एनवायरमेंटल डायमेंशन। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो बड़े तत्वों में वंशानुक्रम तथा वातावरण आते हैं। हम वंशानुक्रम को नियंत्रित करने में अक्षम हैं, मगर वातावरण को अपने ढंग से काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वातावरण हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर और हानिकारक प्रभाव डालता है। मानव स्वास्थ्य में प्रदूषण, कुपोषण, दुर्घटना, असामाजिक कार्य जैसे मदिरा सेवन, धूम्रपान आदि का गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ न रखे तो वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य तथा सिद्धांत। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता का ज्ञान प्राप्त करता है। शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य तथा सामाजिक आरोग्य स्वास्थ्य शिक्षा के ही उपविषय है। स्वास्थ्य तथा आरोग्य तन तथा मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन का भरपूर आनंद लेता है तथा डटकर सेवा करता है। ऐसी आदर्श स्थिति शारीरिक व्यायाम से ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि इसके लिए कई अन्य मौलिक जन्मजात तथा पर्यावरण कारकों का होना भी आवश्यक है। व्यायाम तो केवल स्वास्थ्य के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की अनिवार्यता है। हम स्वास्थ्य शिक्षा को साधारण शिक्षा से अलग नहीं कर सकते हैं। यह हमारी साधारण शिक्षा का ही एक आवश्यक अंश है। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध उन सभी विषयों से है जो किसी व्यक्ति को उसके अपने स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के साथ है। एक रोगी व्यक्ति ना तो अपने और ना ही अपने समाज के कल्याण की बात सोच सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज तथा अपने लिए एक अभिशाप होता है, वरदान नहीं। इसलिए यह कहा गया है कि वही देश वर्तमान समय में प्रगति कर सकता है जिसके नागरिक स्वस्थ तथा हिष्ट पुष्ट हो। इसी बात को लेकर स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सर्विस ने शिक्षा की महानता को समझा है तथा व्यक्तियों को अच्छे स्वास्थ्य की शिक्षा देना जरूरी माना है। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार इस प्रकार दिए हैं। ग्राउट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ यह है कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को किसी तरह से शिक्षा द्वारा ठीक व्यक्तिगत तथा सामाजिक विचार में बदला जा सकता है। डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति बिरादरी और कौम संबंधित आदतों, व्यवहारों और ज्ञान को प्राप्त करता है। इस तरह स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ उन बातों तथा आदतों से है जो व्यक्ति को उसके अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा तरीका, ढंग तथा ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज, बिरादरी तथा धर्म को शिक्षा प्रदान कर उनके अपने स्वास्थ्य संबंधी सुधार ला सकता है। वर्तमान युग में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यही एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, समाज तथा देश में सुखी तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का ढंग सिखाया जाता है तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, रोग के कारण, पहचान तथा रोकथाम के बारे में ज्ञान दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की 3 उपप्रणालियाँ स्वास्थ्य निर्देशन, स्वास्थ्य निरीक्षण तथा स्वास्थ्य वातावरण है, जिसमें स्वास्थ्य निर्देशन व शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थी वर्ग अथवा जनसाधारण को ऐसे साधनों तथा माध्यमों की सामान्य जानकारी दी जाती है जिसके उपयोग से वे अपनी आरोग्यता का स्तर अधिक उत्कृष्ट बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं अर्थात स्वास्थ्य निरीक्षण से अभिप्राय स्वास्थ्य शिक्षा के उस पक्ष से है जिसमें शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों अथवा खेल संघों के खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए
विशिष्ट आयुर्विज्ञान के निरीक्षक का प्रबंधन अपने तत्वाधान में करना होता है। स्वास्थ्य वातावरण का संबंध उन सभी बाह्य घटकों से है जिनका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है तथा उनके द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। 1. शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना तथा विद्यार्थियों को परोक्ष रूप से सिखाने के लिए शारीरिक विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक विकास। बच्चों को स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान देना तथा यह भी सिखाना कि वह अपने स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। 2. भिन्न भिन्न अभिवृत्तियों का विकास डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एटीट्यूड्स। कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है जब तक उसकी अभिवृत्ति को उत्पन्न करना तथा उसको दुर्घटनाओं और भिन्न रोगों के कारकों को दूर करने के उपाय के विषय से उसे परिचित कराया जाए। 3. विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक दायित्वों का विकास। विद्यार्थियों को स्वस्थ शरीर रखने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी नियमों से परिचित कराना, उन्हें सामाजिक अपराध जैसे सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, छींकना, खांसी, नशे वाले पदार्थों का सेवन तथा खुद को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ित व्यक्ति से दूर रखना, अपराधों से होने वाले हानियों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को शुरू से ही जन सुविधाएं टॉयलेट्स के प्रयोग की उपयोगिता बताई जाए तथा उनकी आदतों में सुधार किया जाए। इन नियमों से वह सफाई का शिक्षा संबंधी मूल समझकर अपने आप को स्वस्थ ढंग से विकसित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। 4. स्वास्थ्य संबंधी स्तर को निश्चित करना। प्रत्येक विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य होने चाहिए तथा इनकी प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम का कैलेंडर होना चाहिए। जिसे कार्यक्रम में स्कूल, कैंटीन, टॉयलेट, पानी की व्यवस्था, कमरों की सफाई, रोशनी, विद्यालय में बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा, स्कूल स्वास्थ्य सेवा आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। 5. साक्षरता लिटरेट। अनपढ़ तथा अज्ञानी माता पिता को स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित करना जिससे कि वे अपने बच्चों को इसके प्रति शिक्षित एवं जागरूक कर सकें। 6. मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास करना। स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर अपने भावों पर नियंत्रण रख सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का मानसिक व भावनात्मक विकास करना है। स्वास्थ्य विकास के लिए विद्यालय, घर एवं समुदाय में सहयोग बढ़ाना। विद्यालय में जो भी स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया जाता है, बच्चे इसे घर में व्यवहारिक रूप देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान विद्यालय से घर, घर से समुदाय तथा समुदाय से विद्यालय में घूमता रहता है। 8. बच्चों में अच्छी स्वस्थ आदतों का विकास होना। बच्चों को बचपन में जैसी आदतें सिखाई जाती हैं वही उनके दिमाग में छा जाती हैं। विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत सफाई, दांत, बाल, कपड़े, हाथ, मुंह एवं नाक आदि की सफाई तथा घर के अंदर व बाहर के वातावरण की स्वच्छता के बारे में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। 9. शारीरिक कमियों का निरीक्षण करके उनका सुधार करना। विद्यालय में अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों की शारीरिक कमियों का निरीक्षण करें तथा बच्चों की शारीरिक कमियों को दूर करने के लिए उनके अभिभावकों को इससे संबंधित ज्ञान की जानकारी दें। 10. बीमारियों की रोकथाम के उपायों से परिचित कराना। विद्यालय में छात्रों को विभिन्न बीमारियों के रोकथाम की जानकारी दी जानी चाहिए। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक
स्वास्थ्य की रक्षा तथा उन्नति की जाए। स्वास्थ्य शिक्षा शास्त्री एंडरसन ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ उद्देश्य बताए हैं जो इस प्रकार हैं। सभी प्रकार के रोगों तथा दोषों का पता लगाना तथा इनकी रोकथाम करना। प्रत्येक विद्यार्थी की स्वास्थ्य संबंधी जांच कराना। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाना। विद्यार्थियों में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति रुचि तथा अभिरुचि का विकास करना। आसपास के वातावरण की सफाई का महत्व बताना। टर्नर के अनुसार विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं। विद्यालय में स्वस्थ वातावरण बनाए रखना, छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान एवं अभिवृत्ति बनाए रखना, विद्यार्थियों को संक्रामक रोगों से बचाने के उपायों की जानकारी देना, विद्यालय में शारीरिक बीमारियों की जांच व उनको दूर करने के उपाय सुझाना, विद्यालय, घर और समाज में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सहयोग विकसित करना। केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझना तथा उन्हें दूर करना। स्वास्थ्य विकास के लिए नवीन तरीकों को अपनाने में रुचि लेना। छात्र में वैज्ञानिक ज्ञान को विकसित करना जिससे उसमें स्वास्थ्य संबंधी प्रकृतियों का निर्माण हो सके। छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत। स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी पक्षों से है। इन पक्षों का आधार भी कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये सिद्धांत स्वास्थ्य शिक्षा का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत कुछ इस प्रकार के विचारों पर आधारित हैं जिनका आधार वैज्ञानिक है। किसी भी विषय के सिद्धांत उस विषय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी भूमिका अदा करते हैं तथा उससे संबंधित शिक्षा शास्त्रियों का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम तथा उसके कार्य करने की विधियां स्थापित हुई हैं। समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके अनुरूप स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों को भी नया रूप प्राप्त होता रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन संपूर्ण विश्व में नए नए वैज्ञानिक परीक्षण किए जा रहे हैं तथा इन्हीं परीक्षणों के आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में समय समय पर उन परीक्षणों के उद्देश्यों के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। प्राचीन समय की तरह इनका आधार केवल अनुमान अथवा अंदाजे से ही नहीं है, बल्कि अंधविश्वास और अज्ञानता के स्थान पर वर्तमान स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में सभी सिद्धांत अपने ठोसपन, सुदृढ़ता और सत्यता के कारण लोगों के मनोमस्तिष्क पर बैठ जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन को प्रसन्न और कष्टों से दूर कर सुखी बना रहता है। इसमें इन सिद्धांतों अथवा नियमों का बहुत योगदान है। स्वास्थ्य शिक्षा के कुछ क्रियात्मक कार्य में आने वाले सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा देना है जिसके माध्यम से उनको स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान मिले और अपना विकास कर सके। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य समुदाय अथवा समूह के प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा और उच्च स्तर का स्वास्थ्य बनाए रखना है। स्वास्थ्य शिक्षा में इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए जितने कार्यक्रम चलाए जाते हैं वे अन्य कार्यक्रम के साथ साथ चलाए जाए। जिस समय कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जाए तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इनसे प्राप्त होने वाले लाभों के संबंध में पूर्ण जानकारी दे देनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों में अपनाए जाने वाले सभी स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को बनाते समय विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अवस्था व उनकी इन अवस्थाओं में कार्य करने की शक्ति का विचार अवश्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के सभी कार्यक्रम बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। माता पिता जिनके ऊपर सारे परिवार का बोझ होता है उन्हें स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित किया जाए ताकि वे इसका लाभ उठा सके।
स्वास्थ्य शिक्षा के ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिनके उद्देश्यों की जानकारी बच्चों को दी जा सके। छात्रों की बुरी आदतों का सुधार बहुत ही प्यार और मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए तथा उनकी अच्छी आदतों की खुलकर प्रशंसा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों में ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति में उन पर ध्यान देने के पश्चात विशेष गुण उत्पन्न हो सके। स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार में अपनाए जाने वाले सभी कार्यक्रम व क्रियाएं व्यक्ति की रुचि, आवश्यकताएं, शक्ति और वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी शिक्षा का आधार है विचारों का आदान प्रदान। व्यक्ति उन विचारों व संदेशों को आसानी से समझ सके। प्रायः लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित ज्ञान उनकी अपनी भाषा और आसानी के साथ समझाई जाने वाली लिपि द्वारा समझाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान देते समय श्रव्य दृश्य सुविधाएं जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म स्लाइडर, प्रोजेक्टर, चार्ट, मॉडलों और नक्शों का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में द्विपक्षीय विचार विमर्श होना चाहिए जिसके द्वारा छात्र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर लाभ उठा सके। डॉक्टर जे.पी. सैरी के अनुसार कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिसके आधार पर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित कार्यक्रम का विकास तथा प्रकाशन किया जाना चाहिए। वे निम्नानुसार हैं। आनुवांशिकता तथा परिवेश दोनों ही बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं। संरचना में अंतर होने के कारण दो व्यक्ति समान परिवेश तथा स्वास्थ्य के समान कार्यक्रम के रहते हुए समान स्वास्थ्य बनाए रखने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः स्वास्थ्य पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक है। 2. स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबंध करना घर तथा विद्यालय का संयुक्त उत्तरदायित्व है। एकाकी रूप में न केवल विद्यालय ही और न केवल घर ही बालक के स्वास्थ्य के विकास में संतोषजनक ढंग से कार्य कर सके। 3. स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय के प्रशासन अधिकारी उसे शिक्षा के कार्यक्रम का एक अंग बना ले। विद्यालय के अधिकारियों को स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व से परिचित होना भी अत्यंत आवश्यक है। 4. स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावशाली ढंग से विद्यालय के कार्यक्रम में परिणत हो। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस कार्यक्रम में चिकित्सकों, परिचारिकाओं, दंत विशेषज्ञों, पोषक विशेषज्ञों तथा व्यायाम शिक्षकों की सहानुभूति एवं सहयोग मिले। 5. स्वास्थ्य शिक्षा के निर्देश एवं प्रशिक्षण इस प्रकार के होने चाहिए कि वे चिकित्सा, परिचर्चा तथा निरीक्षण के कार्य को सरल तथा सुलभ बनाने में योगदान दें। 6. स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। 7. बालकों में परिपक्व स्वस्थ आदतों का अभ्यास बहुत प्रारंभिक काल से ही डालना आवश्यक है। बालक इन स्वस्थ आदतों का वैज्ञानिक आधार समझने के लिए परिपक्व हो, उसे पूर्व ही इन आदतों की नींव डाल देनी चाहिए। सिद्धांतों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स। स्वास्थ्य शिक्षा देने और प्राप्त करने की समस्याएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग होती है। किसी प्रकार के न बदलने जाने वाले नियम, तकनीक और ढंग स्थापित नहीं किए जा सकते। प्रत्येक प्रश्न जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आदतों आदि के संबंध में हो के प्रत्येक समय उत्तर प्रदान नहीं किए जा सकते। जितने भी महानुभाव स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं वे किसी अच्छे ढंग अथवा अच्छी प्रणाली की खोज करते हैं। इन खोजों के आधार पर ये सिद्धांत बने हैं। जिस प्रकार प्रत्येक विषय के सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा का भी सिद्धांत है जिनके माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा अपना कार्य चलाती है और सभी निर्णय उन पर आधारित होते हैं।